गुड इवनिंग, जल्दी करें, जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग। जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग। जल्दी करें सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। चलिए ध्यान दीजिए, पिछले टर्न पर हम लोग मैट्रिक स्पेस में बातें किए थे, मैट्रिक स्पेस की सारी बातें किए थे और आपको मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस का डिफिनीशन दिया था। ठीक है, फिर और डिफिनीशन की जो जरूरत पड़ेगी हम लोग देंगे, थोड़ा सा और बात करनी है इसमें। आर्यन स्पेस, आर्यन स्पेस या जिसे आप यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हो, यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हो या आर्यन स्पेस, क्या होता है इसको भी बता देते हैं। या हम कहते हैं इसे यूक्लिडियन स्पेस। आर्यन स्पेस कहते हैं या यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं, क्या होता है। आर्यन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि ये भी चलता रहेगा आपके साथ। आर्यन जो होता है, जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे कि ए क्रॉस ए क्रॉस बी ऐसे करते थे ना, तो ये क्या क्या प्रदर्शित करता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो करता था। जब दो सेट का है तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते थे, सेम दोनों सेट हो गए तो इसी को हम लोग क्या लिख दें, ए स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से आपका आर्यन है, आर्यन कुछ और नहीं, आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर एन। ठीक है, एन टपल्स। या इसे कैसे डिफाइन करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, ध्यान दीजिएगा, x1 x2 x3 कितने टपल्स के, n टपल्स के, x1 to xn ये सब जो मेंबर हैं ये किसके होंगे, आर के होंगे। ठीक है, तो ये आर्यन कुछ और नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हम लोग पढ़ते हैं वही आर्यन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कितने का, n बार आर का। ठीक है, तो आप जानते हो जब हम ए क्रॉस बी डिफाइंड करते थे तो इसमें कहते थे कि जो भी एलिमेंट होगा वो पेयर्ड होगा, पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, यही होता था। जब आप ए क्रॉस ए कहते हो तो ये भी एलिमेंट कैसा होगा, पेयर्ड होगा, लेकिन पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट किसका होगा, ए का ही होगा, यही ना। तो उसी तरह से आर्यन जो है आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर है, कितने टाइम, n टाइम्स। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, n टपल्स के होंगे, जिसमें से हर एक अवयव पहला दूसरा तीसरा nवां सब कहां का एलिमेंट होगा, आर का होगा। यही आपका आर्यन होता है, यही आपका आर्यन होता है। ठीक है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन आर, आर्यन स्पेस की ही बात कर रहे हैं। कैसे होता है एडिशन, कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, इस सब की हम लोगों को बार बार जरूरत पड़ेगी। लेक्चर नंबर लिखा होगा बाबू देवेंद्र, लेक्चर नंबर लिखा होगा, हमको याद नहीं है क्या लेक्चर है, लेक्चर नंबर लिखा होगा। ठीक है, 5 नंबर हाँ लिखा है, 5वां लेक्चर है, जिसमें से हम लोग केवल और केवल मेट्रिक स्पेस के बारे में बात की है। अभी सेकेंड ईयर के कोर्स की कुछ बात नहीं हुई है, अब आज शुरू होगा वो। एडिशन कैसे होता है, आप देखो
यानी कि आर्यन के अंदर के एलिमेंट का एडिशन, यानी कि जो भी एलिमेंट लेंगे वो कहाँ का लेंगे, आर्यन का लेंगे। आर्यन का लेंगे तो वो हमेशा n टपल्स का होगा। तो जैसे लिख लेते हैं, ध्यान दो, लेट हम कह रहे हैं x बार लिख दे रहे हैं, x1 x2 x3 कितने होंगे वो xn, और y बार हम कह रहे हैं, y बार भी क्या होगा, y1 y2 y3 कितने होंगे इसमें yn। ये दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, आर्यन में। देन एडिशन कैसे डिफाइंड होता है, आप लोग तो इसको सेकेंड ईयर में भी वेक्टर स्पेस में पढ़े होंगे। देन एडिशन ऑफ x बार एंड y बार इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड करते हो, x बार को जोड़ते हैं किसके साथ, y बार के साथ। तो ये डिफाइंड कैसे होता है बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। अब दोनों n टपल्स के हैं, तो पहले वाले के पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ जोड़ते चले जाओ। तो पहला पहले के साथ, यानी कि x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3, ऐसे ना, ऐसा करते हुए चले जाओ अंत तक। जो आपको एडिशन मिला यही आपका क्या कहलाएगा, ठीक, ये एडिशन होता है। हाँ वही तो कह रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट ही है बाबू। हमने नाम वो बताया जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, उसके तहत हमने बताया। क्योंकि अब ये वेक्टर हो जाता है तो आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो, वो अलग मैटर है, ठीक है। ये इस तरह से इसका एडिशन डिफाइंड होता है। एंड स्केलर कैसे होता है, एंड सी अगर कोई भी आर का मेंबर है तब देन सी आप किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सी का मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी एलिमेंट, कहाँ के एलिमेंट, सी का मल्टीप्लिकेशन आप आर्यन के किसी भी एलिमेंट के साथ करिए तो ये डिफाइंड ऐसे होता है, इसके हर एक टपल्स को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी सी डॉट x1 हो गया, सी डॉट x2 हो गया, ऐसे सी एन एक्स एन, ठीक है। यानी कि आर्यन के किसी भी एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर मतलब आर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका प्रत्येक कंपोनेंट जो होता है सी से क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, ठीक ना। हर्षित शुक्ला, क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो इस तरह से आर्यन में योग डिफाइंड होता है, आर्यन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है, ठीक ना। ये बस इसकी थोड़ी बहुत कहीं हमको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि ऐसे काम होते हैं। अब देखो यह एडिशन और इस एडिशन में अंतर है, अगर अंतर देखा जाए ध्यान से, ये एडिशन जो है ये किसके लिए है, आर्यन के लिए है, ये एडिशन किसके लिए है, आर के लिए है, ठीक है। दोनों एडिशन अलग अलग सेट के लिए हैं, लेकिन अब वो जनरली एडिशन है इसलिए लिख दिया जाता है एडिशन वही है, ठीक ना। हेयर लिख देते हैं सही से, हेयर आर्यन प्लस डॉट के साथ जो बनाता है क्या होता है, इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर आर, आर मतलब फील्ड, यानी कैसे लिखते हो ना, आर्यन आर मतलब ये वेक्टर स्पेस है किसके ऊपर, आर के ऊपर, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, ठीक ना। आर्यन प्लस डॉट जो होता है
यह एक वेक्टर स्पेस होता है किसके ऊपर, आर के ऊपर, विच इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड आर्यन स्पेस आर यूक्लिडियन स्पेस, आर्यन स्पेस आर यूक्लिडियन स्पेस, आर्यन स्पेस आर यूक्लिडियन स्पेस, इसी को कहते हैं। जो ये स्पेस बनाता है आर्यन प्लस और डॉट के साथ, इसी को आप वेक्टर स्पेस कहते हो। और इसी स्पेस को ही हम लोग नाम दिए थे, सेकेंड ईयर में पढ़ा था आपने, इसी को कहते हैं क्या, यूक्लिडियन स्पेस या आर्यन स्पेस। ठीक है, जल्दी करें, नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आर्यन के अगर दो एलिमेंट को हम अगर योग करना चाहते हैं तो उसके प्रत्येक कंपोनेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। अब ये आर्यन है, मान लिया आर स्क्वायर की बात करते हो, आर स्क्वायर की बात करते हो, तब इसमें तो दो ही टपल्स होंगे, यानी कि दो टपल्स वाले एलिमेंट होंगे ना, कैसे हो जाएंगे, x1 x2 टाइप का होगा, x1 x2 बिलोंग टू कहां, आर। तब इसका योग कहा जाए आपसे तो पूरा जैसे n के लिए कहते हो उसे दो के लिए भी सारी बातें हो जाती हैं, 3 के लिए हो जाए, 4 के लिए हो जाए, 5 के लिए हो जाए, यानी हर एक के लिए उसी तरह से आपका एडिशन, उसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिफाइंड होता है। ठीक है, लिख दो फटाफट, नोट कर दें। श्री दिव्यम शुक्ला, उसको अगस्त में करेंगे बाबू, 7 अगस्त के बाद, 7 अगस्त या 15 अगस्त के बाद। उसको 15 अगस्त के बाद शुरू करेंगे। इधर अब हो सकता है 1-2 दिन और क्लास लें, उसके बाद हम 7 अगस्त के बाद ही क्लास लें। 1-2 एग्जाम है, थोड़ा सा पढ़ लें यार। अभी इधर आपकी शुरुआत है, केसी पढ़ाता रहेगा और हम फिर उसको 7 अगस्त के बाद ही क्लास लेंगे। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सबका एग्जाम लगा हुआ है लगातार, थोड़ा बहुत देख लें। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब नाउ आपने देखा होगा E1 E2, ऐसे देखा होगा ना, हो E1 क्या होता है, E1 ऐसे हम लोग डिफाइन करते थे। हो E1 मतलब पहला कंपोनेंट केवल 1, बकिया सब क्या 0। E2 कैसे लिखते थे, हो 1 दूसरा वाला होगा और बकिया सब क्या हो जाएगा। ठीक है, E3 कैसे लिखते थे, E3 मतलब थर्ड वाला कंपोनेंट 1 होगा, बकिया सब क्या हो जाएंगे 0। इसी प्रकार से अगर हम EI लिखें तो क्या होगा 0 0 0, यहां 1 कहीं होगा, इसे कहोगे ith पोजीशन पर जो होगा, ith पोजीशन पर जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, बकिया सब क्या होंगे 0 होंगे। इसी प्रकार से अगर हम EN लिखते हैं, EN तो इसे क्या लिखते हैं, देखो ये E1 E2 E3 EI EN जो भी आपने लिखा n टपल्स में लिखा है, यानी कि ये जो एलिमेंट होगा ये कहां का होगा, ये सब एलिमेंट कहां के होंगे, आर्यन के होंगे। ठीक ना, दिस सेट, द सेट, ये जो सेट होता है E1 E2 E3 का, EN का, इज ए बेसिस, नाम सुना होगा, इज ए बेसिस ऑफ आर्यन। इसे क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं, किसका, आर्यन का। इज ए बेसिस ऑफ आर्यन एंड कॉल्ड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर्यन, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर्यन। E1 E2 E3 EN जो होता है
ये जो सेट होता है यह एक बेसिस बनाता है। इस बेसिस का नाम दिया जाता है क्या? स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर्यन। जैसे हम लोग R3 में ही देखते हैं, ठीक है। तो E1 आपका क्या होता है? 1 0 0। E2 जो होता है 0 1 0। E3 जो होता है वो क्या होता है? 0 0 1, ठीक ना। वही है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर्यन। आप लोग और सेकेंड ईयर में एक चीज पढ़े होंगे, ध्यान दें। आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर स्पेस के, ध्यान दो, अगर एक कोई एलिमेंट है किसी वेक्टर स्पेस का तो इसको इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। वेक्टर स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट को उसके बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ये डिफिनेशन होता है, एलियस आपने पढ़ा होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट। वही थोड़ा सा यहां पर हम बता देते हैं आपको, ध्यान दो। जैसे 10 इब्री एलिमेंट बिलोंग टू आर्यन कैन बी रिटन एज, कोई भी एलिमेंट आप आर्यन का ले लीजिए, उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान दो। अगर यक्स है तो आप जानते हो x1 x2 x2 इसके कंपोनेंट होंगे। यक्स बार इज इक्वल टू क्या? x1 e1 x2 e2 x3 e3 प्लस प्लस क्या? xn en। इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग समेशन फॉर्म में लिख देते हैं। i इज इक्वल टू 1 टू कहां n xi en। मान लिया कहीं भी अगर आर्यन का एलिमेंट दिखता है तो उसको तुरंत हम लोग इस रूप में लिख सकते, ठीक है। ये बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, ये ठीक ना। सब एकदम आपको सब रेगुलर, जैसे हम शुरू हुए फिर रेगुलर आपका चलेगा। इस तरह से हम कभी क्लास नहीं लेंगे 2 दिन इसका 2 दिन हो, 1 हफ्ते इसका 1 हफ्ते उसका, 4 दिन होता है। तो जब शुरू करेंगे तो दोनों आपका 2-2 दिन चलता रहेगा। 2-2 दिन आपका, 2 दिन रियल, 2 दिन आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लगातार, ठीक है। वो लगातार आपका चलता रहेगा। उसमें फिर ये नहीं होगा कि चलो इसको बंद कर दो कुछ दिन फिर ये शुरू किया जाए, ठीक ना। हम ये कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो शुरू होगा, देखो इसमें 3-4 लेक्चर, जो इधर 3-4 लेक्चर लग गए हैं, ये लग गया है भूमिका बनाने में। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कुछ भूमिका नहीं बनाना, सीधे आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए कुछ लोग अभी जो भूले भटके हैं, घूम टहल रहे हैं, वो सब जुड़ जाएं, फिर शुरू किया जाए तो वो लगातार चलता रहे, बस कहने का ये मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आप जानते हो इसका मीनिंग क्या है? बता दें अलग से। देखो गौर करिए सब लोग, ऐसे लिखा हो x1 e1, x1 e1 मतलब क्या? x1 1,0 0 ऐसे, अभी आपको बताया। फिर प्लस क्या है? x2 मतलब e2 के साथ, e2 के साथ मतलब इसका सेकंड कंपोनेंट 1 है, बच्चा सब क्या है? 0। फिर प्लस क्या है? x3, तो 0 0 1 बच्चा सब क्या? 0। इसी प्रकार से करते गए हो तो यक्सन है en के साथ, इसका nth कंपोनेंट क्या है? 1। तो आप प्रोडक्ट तो जानते हो, हमने कहा स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होता है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो ये मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, केवल पहला कंपोनेंट बचेगा क्या? x1 0 0 0। फिर दूसरा देखो, मल्टीप्लाई करोगे जब अंदर, तो ये देखो 0 से r का एलिमेंट ये भी है, r का एलिमेंट ये भी है, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 क्या होता है? आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
मल्टीप्लीकेशन जब हम जीरो के साथ करते हैं किसी भी एलिमेंट का तो वो हमेशा जीरो होता है। हम लोगों ने इसे रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा है, अच्छे से सिद्ध भी किया है। 0 इंटू यक्स, यक्स इंटू जीरो, ये हमेशा क्या देता है? जीरो देता है। तो देखो x2 से सब के साथ जीरो करोगे जीरो, केवल आपको क्या मिल जाएगा? x2। ठीक है, ये जीरो। फिर इसी तरह से आप और करोगे, फिर ये जीरो, ये x3, ऐसे। फिर इसी तरह से आपका xn जो हो गया क्या हो गया? 0 0 0 x। तो आप क्या करते हो? ध्यान दीजिए, जोड़ करने में हम लोग क्या करते हैं? पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, यही तो योग करते हैं। तो देखो पहले पोजीशन पर x1 है, बकिया सब में क्या है? जीरो। और जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, किसी के भी साथ आप योग करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा? वही देगा। दूसरे के साथ भी यही पोजीशन है, यही आपका xn हो गया। देखो यही कुछ और नहीं, यही आपका क्या है? x बार है। क्लियर? तो यही कह रहा है कि अगर आर्यन का कोई भी एलिमेंट है तो उसके एलिमेंट को बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहीं भी कोई भी एलिमेंट दिया है तो उसे हम लोग तुरंत बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। फोर्थ पेपर जब कहिए तब स्टार्ट करा दे, फोर्थ पेपर के लिए दिक्कत नहीं है, तो जब चाहिए जब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी हफ्ते में शुरू करवा देते हैं, संडे से। ठीक है, या संडे नहीं, हम नहीं रहेंगे, हमारी जगह पर 1-2 दिन लगवा देते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं, उस तो शुरू हो जाएगा तुरंत। ठीक, चलिए। तो ये हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि इन सब बातों का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने दिखा दिया। भले आप सेकेंड ईयर में पढ़े हो, मैं जानता हूं कि आपने बेसिस पढ़ा है, आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा, उससे रिलेटेड सारे रिजल्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स की हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि आर्यन का कोई एलिमेंट है तो उसके स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें, तो हम तड़ाक से लिख दें, जिससे बार बार हमको ये ना कहना पड़े देखो ये आप जानते हो, इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हम 2 चीजें और आपको बता देते हैं। इनर प्रोडक्ट और नॉर्म क्या होता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। इनर प्रोडक्ट और नॉर्म की बताओ जल्दी से, क्या होता है वो कोई बताए? नॉर्म, इनर प्रोडक्ट एंड नॉर्म क्या होता है? याद है आपको? इनर प्रोडक्ट पढ़े होंगे, इनर प्रोडक्ट और नॉर्म ये सब क्या होते हैं? जिस तरह से आपने आर्यन में योग पढ़ा है उसी तरह से आर्यन के एलिमेंट का प्रोडक्ट भी होता है। प्रोडक्ट कैसे होता है? पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, इस तरह से होता है, उसे हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं। कैसे? देख लो, लेट हम कह रहे हैं x है, तो आर्यन का अगर हम एलिमेंट कहते हैं तो इसमें कितने कंपोनेंट होंगे? n कंपोनेंट होंगे। y बार है, अगर ये भी आपका आर्यन का है तो इसमें भी कितने कंपोनेंट होंगे? n कंपोनेंट होंगे। अगर यही बात आर्यन में कहा जाता तो कितने कंपोनेंट होते? m कंपोनेंट होते। rp में कहा जाता तो कितने कंपोनेंट होते? p कंपोनेंट होते। ये दोनों एलिमेंट हैं किसके? हम आर्यन के कह रहे हैं। देन इनर प्रोडक्ट, देन इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट ऑफ x बार एंड y बार इज डिफाइंड एज, कैसे लिखते हैं हो? ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, x बार डॉट y बार। कैसे डिफाइंड होता है जल्दी से बताएं? पहले का पहले से, यानी कि x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, ऐसे करते चले जाओ। ये होता है एक्शन, मतलब पहले का पहले के साथ प्रोडक्ट, फिर योग दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, प्रोडक्ट करते जोड़ते चले जाओ। यही होता है आपका क्या? इनर प्रोडक्ट। इसे इस तरह से भी लिखा जाता है, और हम बता देते हैं कैसे डिनोट करते हैं।
सब ये जो आपने पढ़ा है वहां पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, और बी क्रॉस बी टू बी, आप जो मैप कह रहे हो ये सब आपको अलजेब्रा में पढ़ने हैं। वहां पर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम पढ़ते थे, यहाँ होमोमॉर्फिज्म नाम पढ़ेंगे। ठीक है, इनर वो जो आप पढ़ते थे ना वहां पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके कर्नल पढ़ते थे, उसके बेसिस पढ़ते थे, वो सब चीजें हम लोगों को फर्स्ट पेपर में पढ़ने हैं, यानी कि अलजेब्रा में पढ़ने हैं। ठीक है, वहां पर आप वेक्टर स्पेस के लिए पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग उसी बात को ग्रुप के लिए पढ़ेंगे। सारी चीजें हैं, सब कुछ स्टैंडर्ड एकदम। ठीक है, ये लिख दो इतना जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे लिखते कैसे हो और हम बता देते हैं कैसे लिखा जाता है, गौर करिएगा थोड़ा। एंड इट इज डिनोटेड बाई, इनर प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट कर दिया जाता है, देखो ऐसे, ऐसे लिखते हो ना वो। देखो एक तरफ का मुंह छोटा हो गया है तो आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे, मतलब दोनों सेम होता है ऐसे। अब बताओ आप, इतने डिफिनीशन से आपको क्या समझ में आया? ध्यान दो, इतने डिफिनीशन से आपको क्या समझ में आया? इनर प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, बताए कोई जल्दी से। इनर प्रोडक्ट से क्या मतलब है, या इनर प्रोडक्ट क्या है, जल्दी से बताएं। ये जितना आपने डिफिनीशन पढ़ा इससे क्या मतलब है, गौर करें और ध्यान दें इधर। देखो आर्यन के हम दो एलिमेंट लेते हैं, आर्यन के कितने एलिमेंट लेते हैं? दो एलिमेंट लेते हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, छोटी सी बात है। आर्यन के दो एलिमेंट लेते हैं, इसका आपस में हम ऑपरेट करते हैं तो देखो हमको ये एलिमेंट मिलता है, ये वाला, बहुत गौर करिएगा। ये एलिमेंट जहां पर x1 किसका है? r का है, y1 किसका है? r का है। तो r के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे तो कहां का होगा? r का। ये भी किसका? r का। ये भी किसका? r का। ये भी किसका? r का। तो r के एलिमेंटों का आपस में योग करेंगे तो वो भी एलिमेंट किसका होगा? r का। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए। तो आर्यन के हम दो एलिमेंट का लेते हैं तो हमको जो एलिमेंट मिलता है वो किसका मिलता है? r का मिलता है। इनर प्रोडक्ट पर ध्यान दें, हम आर्यन के दो एलिमेंट को लेते हैं, उसको आपस में ऑपरेट करते हैं तो हमको एलिमेंट किसका मिलता है? r का मिलता है। अतः हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट कुछ और नहीं, एक मैप है। कहां से? आर्यन का दो एलिमेंट ले रहे हो, इसका मतलब क्या? आर्यन क्रॉस आर्यन से, तभी तो हमको दो एलिमेंट मिलेगा आर्यन का। आर्यन क्रॉस आर्यन करोगे तभी तो हमको पेड़ में दो एलिमेंट मिलेंगे। आर्यन क्रॉस आर्यन से कहां? आर में। वो ध्यान दीजिए, यानी कि आर्यन के हम दो एलिमेंट लेते हैं तो हमको इमेज कहां मिलता है, या एलिमेंट कहां का मिलता है? आर का। इसका मतलब हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट कुछ और नहीं, एक मैप है। कहां से? आर्यन क्रॉस आर्यन से आर में। क्यों आर्यन क्रॉस आर्यन में? इसलिए क्योंकि आर्यन के दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। दो एलिमेंट हमेशा कहां मिलेंगे? हमने आपको बताया है पेयर्ड एलिमेंट कहां से मिलते हैं? प्रोडक्ट से मिलते हैं। तो आपका ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो गया आर्यन क्रॉस आर्यन से। तो इसी को हम दूसरे तहत डिफाइंड कर दें अगर तो क्या होगा? दैट इज इनर प्रोडक्ट इज ए मैप। इज ए मैप कैसे हो? इनर प्रोडक्ट एक मैप है। कहां से? आर्यन क्रॉस आर्यन से। कहां? आर में। डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है वो ध्यान दीजिए। अब देखो, यानी कि अब यहां हमको पेयर एलिमेंट मिलेगा हमेशा। कैसे? इनर प्रोडक्ट को हम अप्लाई करते हैं यहां के किसी भी पेयर पर तो हमको ये मिलता है क्या? ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखते हैं ना एक्स वाई, या इसी को लिखा जाता है कैसे? एक्स डॉट वाई, या इसी को लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसी को लिखा जाता है क्या? ये जो हमने आपको बताया x1
y1 x2 y2 प्लस xn, यही है। यानी कि इनर प्रोडक्ट एक मैप है, कहां से, आर्यन क्रॉस आर्यन से आर में। यानी कि आर्यन के हम पेयर्ड एलिमेंट लेते हैं तो हमको एलिमेंट कहां मिलता है, आर में मिलता है, इसलिए एक मैप। क्लियर। प्रज्ञा कुमारी आर्यन क्रॉस आर्यन से आर में, मैप फ्रॉम आर्यन टू ए स्केलर। देख लो प्रज्ञा कुमारी गलत हो गया, ऊपर गलत लिखियो नीचे सही लिखियो। आर्यन टू आर मैपिंग गड़बड़, ठीक है। बात समझ, आर्यन क्रॉस आर्यन से होगा, क्यों होगा ये आपको समझा दिया, ठीक है। क्योंकि हम दो एलिमेंट आर्यन का ले रहे हैं तो हमको आर का एलिमेंट मिल रहा है। दो एलिमेंट कहां से मिलेंगे, प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट कौन सा, यहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हो, तो आर्यन का आर्यन के साथ क्रॉस करेंगे तभी तो हमको आर्यन के दो एलिमेंट पेयर्ड मिलेंगे। तो आर्यन क्रॉस आर्यन से, याद रखने का सिंपल सा आसान सा तरीका कि पूछ ले कोई इनर प्रोडक्ट क्या होता है। इनर प्रोडक्ट कुछ और नहीं, एक मैप होता है, कहां से होता है, आर्यन क्रॉस आर्यन से आर में। जब हम आर्यन की बात करेंगे, यही बात जब हम वेक्टर स्पेस में बात करते हैं तो इसी को लिख दिया जाता है क्या, बी क्रॉस बी टू एफ, बी क्रॉस बी टू एफ। यानी कि ये जो आपका वेक्टर स्पेस होता है वो, और ये जो होता है क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है ना। तो यहां का फील्ड तो आर है, आर में हो गया, सही है। तो चलिए ध्यान दीजिए, 10 इसी बात को हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिख देते हैं। 10 जो आपका इनर प्रोडक्ट है x और y का, इसे हम लोग ऐसे तो लिखते हैं x1 y1 x2 y2 प्लस xn yn, या इसी को देखो हम लोग समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू रन करेगा कहां से, देखो दोनों सेम होगा, पहले पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, ऐसा नहीं पहले को चौथे के साथ कर दे, ठीक है, तब आपका सब पोजीशन बिगड़ जाएगा। ये इनर प्रोडक्ट तभी होगा जब पहले का पहले के साथ दूसरे का दूसरे के साथ करते चले जाओगे, ठीक हो, क्लियर। या इसी बात को हम इस तरह से भी लिख देते हैं, थोड़ा सा काम आपका इधर का हो गया। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 to n क्लियर। ये चीज लिख लो जल्दी से, फिर नॉर्म को भी बता देते हैं आपको। जल्दी करें, नोट करें फटाफट, फटाफट पढ़ें। जल्दी करें, नोट करें फटाफट। इन सब चीजों को जो हम बता रहे हैं आपको दिखाई देगा, हर एक चीज, ये जान लीजिए इन सब की हम लोगों को जरूरत है, इसलिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बकिया तो आप सब पढ़े ही हो, हमें यहाँ पे जरूरत है, यहाँ के रियल में हमको जरूरत है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। और वो जनरली हम लोगों को जरूरत है आर्यन आर्यन में, ठीक है। हमको इसकी जरूरत नहीं है कि और आपने क्या पढ़ा है, हम लोगों को ज्यादातर जरूरत कहाँ है, आर्यन आर्यन में जरूरत है, आर्यन आर्यन में बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नॉर्म के बारे में बताओ क्या होता है, नॉर्म क्या होता है, नॉर्म जल्दी बताएं, नॉर्म, नॉर्म क्या होता है, जल्दी से बोलो, व्हाट इज द नॉर्म। ध्यान दीजिएगा, लेट x बार इज इक्वल टू x1 x2
x1 x2 x3 xn बिलोंग टू कहाँ आर्यन, देन नॉर्म ऑफ x बार इज डिनोटेड बाई कैसे हो, नॉर्म ऐसे लिखते हो ना 2 लाइन से, जैसे हम लोग मार्ट डिफाइंड करते थे, बिल्कुल वही है आपका नॉर्म ऑफ x एंड डिफाइंड एज कैसे हो, बोलो जल्दी से, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू, ये होता है अंडर रूट में इनर प्रोडक्ट जो होता है x का x के साथ, ठीक है, इनर प्रोडक्ट का x के साथ में ही होता है, ठीक है। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं क्या, देखो इनर प्रोडक्ट करो क्या आएगा, x1 x1 x2 x2 x3 x3, ऐसे तो करोगे, सेम का सेम के साथ है ना xn, आप ये समझ लीजिए इस पर आपका एक, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखते हैं क्या, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या xn का स्क्वायर, ठीक। या इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन अंदर रहेगा किसके, रूट के, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n x i का स्क्वायर, देखो नहीं तो कहो रूट है स्क्वायर लगा हम हटा देते हैं, ऐसे नहीं हटा देना है, इस रूट में और समेशन में अंतर है, क्योंकि अंदर के एलिमेंटों का स्क्वायर का योग फिर रूट है, ठीक नहीं, तो हम तो रूट हटा सकते हैं, स्क्वायर लगा है और रूट लगा है, स्क्वायर से रूट हट गया, काम खत्म। सही बात है, चलो ये होता है ना, वो ये होता है नॉर्म, या 10 नॉर्म को हम लोग जनरली यही लिख देते हैं, 10 ध्यान दीजिएगा, नॉर्म ऑफ ए नंबर इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ रूट में, ध्यान रहे रूट में एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह ये भी है, देखो यहां पर लेकिन एक चीज थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, यहां पर देखो हमने आर्यन का एक एलिमेंट लिया है, एक एलिमेंट लिया है ना, तो हमको जो एलिमेंट मिला वो कहाँ का मिला, आर का, हम आर्यन का देखो केवल एक एलिमेंट ले रहे हैं और हमको एलिमेंट कहाँ का मिल रहा है, आर का, इसका मतलब हम अगर मैप के रूप में इसे देखना चाहें तो क्या हो, नॉर्म के लिए हमारा मैप जो होता है उसका डोमेन आर्यन, आर्यन से कहां होगा, आर में, क्योंकि हम एलिमेंट कहां ले रहे हैं, आर्यन में, इमेज कहां मिल रहा है, आर में, इसका मतलब नॉर्म भी मैप है, लेकिन कैसा मैप होगा, आर्यन से आर में, ठीक है, क्योंकि अब की बार एक ही एलिमेंट तो ले रहे हो, सेम एलिमेंट, उसका एक ही में आ रहा है, तो आपका नॉर्म जो होता है क्या होता है, मैप होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही मैं एलिमेंट ले रहे हैं आर्यन का, तो आर्यन से आर में हो गया, लेकिन ध्यान रहे इनर प्रोडक्ट में 2 एलिमेंट लेते हैं अलग अलग, ठीक है, तब हमें मिलता है, क्लियर, लिख दो, दिव्यम शुक्ला क्या लिख रहे हैं, सर 2 डिस्टिंक्ट नंबर के लिए क्यों नहीं डिफाइंड किए हैं, क्या कि नहीं डिफाइंड किए, 2 अलग अलग नंबर के लिए तो आपका हो गया इनर प्रोडक्ट ना, सेम नंबर के लिए नॉर्म होता है,
अब जो होता है हम वही कर सकते हैं कि उसको हम अपने आप से कर सकते हैं। दो अलग अलग नंबरों के लिए आपका क्या होता है, इनर प्रोडक्ट कहलाता है। सेम नंबर जब हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉर्म कहलाता है। बस यही है, और तो इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए। तो दैट इज नॉर्म के लिए अगर लिखना चाहते हो, दैट इज नॉर्म इज ए मैप। कैसे, नॉर्म जो है मैप, हम इसको कह सकते हैं जनरली आर्यन से कहा आर में, डिफाइंड एज। कैसे, हम नॉर्म को जो है अप्लाई करते हैं कहाँ, आर्यन से कहा आर। ठीक ना, आर्यन से कहा आर में, एक बार लिखे हैं, फिर से लिख दिया, आर्यन से आर में डिफाइंड एज। कैसे, नॉर्म को हम किसी भी आर के एलिमेंट पर जब हम अप्लाई करते हैं तो ये लिखा जाता है क्या, नॉर्म एक्स बार। और इसी को लिखा जाता है क्या, अंडर रूट में इनर प्रोडक्ट के तौर पर भी लिखा जाता है, एक्स का खुद एक्स के साथ। या इसी को लिखा जाता है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस प्लस कहाँ, xn का स्क्वायर। क्लियर, ये 10 इसी नॉर्म को हम लोग अगर लिख दें, ऐसे लिख दें, नॉर्म ऑफ एक्स, कुछ और नहीं, फिर से हम लिख दे रहे हैं एक बार, समेशन ऑफ 1 to n xi का स्क्वायर। जैसे आप मॉड पढ़ते हो बिल्कुल वही आपका नॉर्म है। ठीक है, जब हम मॉड पढ़ते हैं तब क्या होता है, मॉड का भी डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा फर्स्ट ईयर में। देखो मॉड जो डिफाइंड होता है कैसे होता है, मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये भी यही डिफाइंड होता है। मॉड कुछ और डिफाइंड नहीं होता, यही तो डिफाइंड होता है, मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर केवल आर की जब बात होती है तो यानी कि इसमें एक ही कंपोनेंट है तो ये होता है। लेकिन देखो जब यही कंपोनेंट ज्यादा हो जाता है तो यही आपका मॉड जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नॉर्म। ठीक है, तो नॉर्म में और मॉड में कुछ विशेष अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि आपका जब एक ही कंपोनेंट होता है, आर का एलिमेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग मॉड डिफाइंड करते हैं। लेकिन जब वही कंपोनेंट एक से ज्यादा हो जाता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन जब होता है, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन जब एक का होता है, तब हम लोग मॉड डिफाइंड करते हैं। और जब एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं तब उसके लिए क्या डिफाइंड होता है, नॉर्म डिफाइंड होता है। ठीक है, बिल्कुल काम वही है। ठीक है, एक जैसा। क्लियर, नॉर्म ऑफ क्या लिख रहा है, एक्स बार प्लस वाई बार ही का लिख रहे हैं अजय कुमार। नॉर्म ए बराबर लेंथ ऑफ वेक्टर ए, बिल्कुल बिल्कुल वही लेंथ ही है। नॉर्म जो होता है लेंथ ही होता है। जैसे वहां पर हम लोग मॉड से, फिर वही बात मैं कह रहा हूं, जिस तरह से आर में हम लोग मॉड से लेंथ को मेजर करते थे, उसी तरह से आर्यन में हम लोग लेंथ को किससे मेजर करते हैं, नॉर्म से करते हैं, बस, और कोई अंतर नहीं। ठीक, चलिए लिखो जल्दी, आगे बढ़ा जाए। जब आपका आर टू आर होता है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन जब सिंगल वैल्यूड होता है तब आपका ये होता है ना। अब यहाँ तो सिंगल वैल्यूड नहीं, सेवरल वैल्यूड फंक्शन है, तो यहाँ आपका आर्यन, ये यन कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा है।
अगर मान लिया इसी को आप पर्टिकुलर कर दें यानी इक्वल टू 1 कर दें तो यही मैप आपका R से R हो गया और यही आपका नॉर्म कन्वर्ट हो गया किसमें, माड में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका अगर n को आपने फिक्स कर दिया 1, पर्टिकुलर केस लगा दिया, तो आपका यही जो नॉर्म आपने डिफाइंड किया है ये नॉर्म ना होके वो क्या हो जाएगा, माड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट का जो आपने इतने का योग किया है यानी कि आगे वाले सब क्या हो गए, 0, तो बचा केवल एक ही, यही आपका होता है x²। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत? जल्दी करो, जल्दी करें सब लोग, फटाफट नोट कर लें। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी हम लोगों को जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ठीक, नोट हो गया? बोला करो तुम लोग, सुस्ती के साथ बैठे हो एकदम, एकदम एक्टिव रहा करो, समझे? एक्टिव होके काम करिए, ठीक नहीं? मोबाइल खोल के बैठे हैं सुस्त, हाँ कुछ लोग बोल तो रहे हैं, हाँ हो गया, हम काहे बोले, सब लोग बोलते रहो। ठीक है, अपनी बात को आप स्वयं प्रकट करें, दूसरा कोई आपके भावनाओं को नहीं समझेगा, अपनी भावनाओं को आप खुद व्यक्त करें। ठीक है, इसलिए आपको मौका दिया जाता है कि आप खुद बोलिए। ठीक, अपना काम आप स्वयं करें, दूसरे के भरोसे ना रहें। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। चलिए इस पे कुछ रिजल्ट होते हैं, लिख देते हैं नॉर्म वाले, आप वैसे जानते हैं लेकिन लिख देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को नॉर्म के लिए। ध्यान दो, किसी भी एलिमेंट का आर्यन के अंदर के एलिमेंट का नॉर्म या तो 0 होता है या 0 से क्या होता है। अब ये देखो, ये 0 कहां का है, आर का, ये कहां का है, आर्यन का, दोनों में अंतर समझिएगा। दूसरा देखो, अगर नॉर्म हम ए एक्स बार का निकालें, जहां पर ए जो है एलिमेंट किसका है, आर का, तो ये क्या हो जाता है, देखिएगा यही हो जाता है मॉड ए नॉर्म ऑफ ए। ए बिलोंग टू कहां कर रहा है, आर में, आर का एलिमेंट है, दोनों के प्रोडक्ट का अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है, तीसरा कह रहे किसी भी नंबर का नॉर्म 0 होता है तभी और तभी, इफ एंड ओनली इफ, कब हो, जब एक्स बार खुद क्या हो जाए, 0। देखिएगा ये 0 और ये 0 दोनों अंतर है, गौर करिएगा, इस बात को थोड़ा सा यहां पर गौर करने की है कि ये 0 और ये 0 दोनों 0 में अंतर है। ये 0 कहां का है, आर का है, लेकिन ये 0 आर का नहीं है, कहां का है, आर्यन का है। यानी कि इस 0 का मतलब ये है और इस 0 का मतलब तो खाली एकदम सिंगलटन 0 है। ठीक है, तो दोनों में अंतर, किसी भी नंबर का नॉर्म 0 तभी और तभी होगा जब वो नंबर खुद क्या हो, 0 हो, लेकिन ये 0 आर्यन का, वो 0 कहां का, आर का। क्लियर हो? सही है, क्या लिखा है, ओपन करा दीजिए लेक्चर नंबर 4। ठीक है, वो वेक्टर नहीं, वो 0, लेकिन 0 कहां का, आर का। ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स हैं। चौथा ऐसे होता है कि अगर दो नंबरों के योग का हम नॉर्म निकालते हैं तो ये लेस देन आर इक्वल टू होता है क्या, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई।
और बहुत से रिजल्ट होते हैं, लेकिन इनर प्रोडक्ट का होता है, इसका क्या होता है, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई का प्रोडक्ट है तो उसके नॉर्म से, अलग अलग नॉर्म से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट हमने लिख दिए जिसकी जरूरत पड़ सकती है हम लोगों को। ये है नॉर्म में हम लोगों ने जो फर्स्ट ईयर में, मैं बार बार कह रहा हूं, माड पढ़ा, माड का और नॉर्म का नेचर कुछ एक जैसा है। माड का और नॉर्म का नेचर एक जैसा है, बस वो स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें कंपोनेंट केवल एक ही है, इसीलिए तो वो स्केलर है, और इसमें कंपोनेंट एक से ज्यादा है, इसीलिए क्या है, वेक्टर है। अगर मान लिया केवल आर स्क्वायर के अंदर ही बात करते हो आप, आर स्क्वायर से आर में, तब भी आपका नॉर्म ही होगा। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइंड होगा, इसमें दो ही कंपोनेंट होंगे। ठीक है, ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आर से आर में बात कर देते हो, तो यही अगर आर से आर में बात कर देते, तो यही जो हमने ये लिखा है, ये ऐसे ना होके ये माड होता हो, ये ऐसे डिफाइंड हो। क्लियर? तो आप जानते हो माड ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हो इसे, इसे हर जगह है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो आप माड में नहीं पढ़ते हो, माड में भी तो यही पढ़ते हैं, माड एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू माड एक्स प्लस माड वाई होता नहीं, यहाँ भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है। आप मेट्रिक स्पेस में पढ़े डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इसे भी क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, ये भी है। ठीक है, चलिए ये कुछ बातें थी, ये हमारा काम इधर का हो गया। चलिए अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं, अपने मेन मुद्दे पर, जो हम लोगों का काम है यहाँ का, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपका क्या हो गया, मेट्रिक स्पेस के अंदर। पहले कोई फर्स्ट ईयर वाला लिमिट क्या होता है ये बताए। फर्स्ट ईयर में हम लोग लिमिट एक वेरिएबल में पढ़ते थे, तो क्या पढ़ते थे आप बताएं कुछ, कैसे पढ़ते थे? एक वेरिएबल में जब आप लिमिट पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे बताएं? केवल और केवल एक वेरिएबल में आप लिमिट पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, कोई बताए? बिल्कुल वही है, सेम टू सेम वही, बस आपको समझ लीजिए कि नोट कर देना, वहां एक वेरिएबल था, यहाँ एक वेरिएबल से ज्यादा है, बस, और कुछ नहीं अंतर है। ध्यान दे लो, पहले हम लोग फर्स्ट ईयर वाली बात देख लेते हैं, क्योंकि उसी का फोटो कॉपी है, समझिए। ध्यान दो, यह कोई मैप होता था कहां से, आर से आर में, ऐसे ना। तो हम कहते थे किसी फंक्शन, किसी पॉइंट पर फंक्शन एफ के पास लिमिट जो है वो क्या है, एल है। कब? फॉर ऑल इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, कैसे लिखते थे याद करिएगा, 0 से बड़ा होगा मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन। ये तो लिखते थे। इसका मतलब यही है, x की वैल्यू a के जितने भी करीब होगी, fx की वैल्यू l के उतने ही क्या होगी, करीब होगी। ये कंडीशन होता था। या इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे करते थे तो ऐसे कह देते थे, x बिलोंग टू n स्टार ए डेल्टा। अब n स्टार क्या होता है आपको पता होगा, यहाँ क्या होता था वो, fx बिलोंग टू nl इप्सिलॉन। इसे कहते थे क्या, नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड। जैसे यहां पर हमने बताया आपको पंचर्ड ओपन बाल, वैसे आपको फर्स्ट ईयर में बताया था क्या, कि डिलीटेड नेबरहुड इसे कहते हैं। या इसी को हम लोग लिख देते थे क्या, एफ ऑफ n स्टार ये डेल्टा, ये पूरी तरह से कंटेंट हो किसमें, nl इप्सिलॉन। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब हम कहते हैं फंक्शन f का पॉइंट ए पर
लिमिट क्या है, एल। ये आपका फर्स्ट ईयर का है। बस यही पूरी बात आपको यहां पर कह देनी है मेट्रिक स्पेस के अंदर, एक वेरिएबल से ज्यादा के लिए। बस क्या लिखे हो, बहुत बड़ा लिखे, दिव्यम शुक्ला, ए नंबर इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इट इन एवरी नेबरहुड ऑफ ओनली लिमिट नंबर ऑफ एलिमेंट लेट आउट और सीक्वेंस। सही है प्रिया यादव, दिव्यम भी सही है लिखे हो। इम्प्लाइज, शेफाली जायसवाल उल्टा लिख दो, इम्प्लाइज ये नहीं होता, वो इम्प्लाइज इसको करता है, ठीक है, ये इम्प्लाइज इसको करता है, ये इम्प्लाइज इसको नहीं करता। देखिए दोनों में अंतर है, ये इम्प्लाइज इसको करता है, ये इम्प्लाइज इसको नहीं करता, ठीक है। पूरी बात यही, बस आपको क्या लेना है, मेट्रिक स्पेस लेना है। देखिए कैसे, अब इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं, केवल डिफिनीशन लिख देना है। देखिए कैसे, लेट, हम कह रहे हैं यक्स डी एक्स एंड वाई डी वाई आर एनी टू मेट्रिक स्पेसेस, मेट्रिक स्पेसेस। तो दो ठो क्यों ले रहे हैं, एक डोमेन और एक कोडोमेन। एंड यह फ्रॉम, देखिएगा ए सबसेट ऑफ एक्स से कह रहे हैं, ए सबसेट ऑफ एक्स टू वाई बी ए मैप, बी ए मैप। ये ध्यान रहे मेट्रिक स्पेस में लिमिट जो होता है हमेशा लिमिट पॉइंट पर डिफाइंड होता है, एक अंतर ये है, बी ए मैप एंड ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। देन y कोई भी पॉइंट है y का इज said to be limit of the function f as x approaches to a if for all epsilon positive there exists delta positive such। देखिए पूरी बात सेम टू सेम वही है, कुछ भी अंतर नहीं, केवल एक चीज का अंतर यहां हुआ है कि लिमिट हमेशा लिमिट पॉइंट पर डिफाइंड होगा। बस ये कहने का मतलब है कि जिस सेट में आप फंक्शन की लिमिट की चर्चा कर रहे हो, यानी कि उस पॉइंट का क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए, तब आप लिमिट की बात करोगे, ठीक है। ठीक है, तो कैसे, ध्यान दो, हमने आपको बताया इसको कि आप यहां जो डिस्टेंस को मॉड से मेजर करते हैं, लेकिन जब यही बात आप मेट्रिक स्पेस में करते हैं तो इस डिस्टेंस को किससे मेजर करते हो, डी से मेजर करते हो। किससे मेजर करते हैं, डी से। अब यहां का मेट्रिक देखो क्या है, डीएक्स है, यानी कि यहां, यानी कि डोमेन वाले के डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे, डीएक्स से, और को डोमेन वाले को डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे, डीवाई से। तो देखो यहां पर जो ये लिखा है, ये इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, dx, और इसके जगह पर क्या लिख दोगे, dy। बस आपका काम खत्म हो गया। सच दैट 0 से बड़ा होगा डिस्टेंस dx x ऑफ a इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज दैट dy f ऑफ x y इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन। हो गया ये चीज, हो गया डिफिनीशन। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वही फंक्शन की क्या होती है, लिमिट होती है। देखिए कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही शब्द है, ठीक है। बस वहां पर हम लोग मॉड लिखते थे, यहां पर उसी डिस्टेंस को किससे मेजर कर दे रहे हैं, डीएक्स से, बस, और कोई अंतर नहीं। कौन नहीं तो सर, वो तब ही रहा होगा जब आप गए हैं, तब है ना।
नहीं नहीं, हम यही खड़े थे, हम कैसे चले गए कहा। चलिए जल्दी करिए, सेकेंड ईयर भी क्लास है। हाँ? नहीं अभी हमको पढ़ाना है ना सेकेंड ईयर। ठीक है, ये अब इसी बात को देखो नेबरहुड के रूप में कैसे लिख देते हैं, थोड़ा सा बस इसी को बढ़ा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसी बात को। अब यहाँ पर जो हम लोग लिखते थे नेबरहुड को इससे, और यहाँ पर क्या होता है ओपन बॉल, तो कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। इसी बात को अगर हम ऐसे लिख दें, आपको याद होना चाहिए, हमने बताया आपको बी स्टार ये डेल्टा इंटरसेक्शन क्या ए, क्यों लिमिट पॉइंट है इसलिए, इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू बी ऑफ वाई इप्सिलॉन। किसी भी डिस्टेंस को ऐसे ओपन बॉल में लिखना तो ऐसे लिखते हो ना, ये चीज तो होता है। और इसी को हमने ऐसे लिख दिया, देखो अगर यक्स ए में बिलोंग करता है और इसका इमेज जो है बी में बिलोंग करता है, तो यही तो हम लोग पढ़े हैं कि इस सेट का अगर डायरेक्ट इमेज ले लिया जाए तो हमेशा हमेशा कंटेंट होगा किसमें, बी में, ये तो होता है। देखो यानी कि यक्स इसमें लेते हैं तो इसका इमेज इसमें है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ बी स्टार ये डेल्टा बी स्टार ये डेल्टा इंटरसेक्शन ए, ये पूरी तरह से कंटेंट हो किसमें, बी ऑफ वाई इप्सिलॉन। देखिए कुछ नहीं, पूरी पूरी बात वही है बस, और कुछ नहीं, बस जहां पर हम लोग मार लिखते थे नेबरहुड लिखते थे वहां पर क्या लिख दिया, ओपन बॉल लिख दिया, बस काम खत्म। पंचर्ड बॉल, बिल्कुल पंचर्ड ओपन बॉल। व्हेयर हम लिख देते हैं व्हेयर बी स्टार ये डेल्टा जो होता है वो कुछ और नहीं, बी ए डेल्टा, आपको याद होगा दिस इज लेस। ठीक है, आज हमने इसका डेफिनेशन की बस शुरुआत कर दी है कि आपको ये लगे हाँ सेकंड ईयर की तो थर्ड ईयर की बातें शुरू हो गई हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को फिर से एक बार देख लीजिएगा, कल हम फिर मिलेंगे तो फिर इसको फिर से और एक्सप्लेन करके बता देंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे तब बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।